उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। इसकी वजह भी है क्योंकि कांग्रेस के सभी विधायकों को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली दरबार में तलब कर लिया है। खबर है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कई बड़े फेरबदल भी किए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता विधायकों के दिल्ली जाने को सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आने से तो रही, ऊपर से पार्टी में जबरदस्त सिर फुटोवल चल रहा है। कांग्रेस के विधायकों के दिल्ली जाने से भले ही पार्टी पर कोई असर पड़े ना पड़े, लेकिन राज्य का राजनीतिक पारा इससे जरूर गर्म हो गया है और सियासत इससे तेज हो गई है। जरा सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के क्या कुछ इस पर रिएक्शन आए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारा मुख्यालय दिल्ली में है और आज जो हालत ज्वलंत है, जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे युवाओं को आज अंगारों पे चलने की आदत डालने की बात अग्निपथ करके कह दिया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। कांग्रेस एक मुख्य भूमिका, विपक्षी दल है, उसकी भी एक मुख्य भूमिका है। तो पूरे अखिल भारतीय स्तर से हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को, हमारे अध्यक्षों को, नेता प्रतिपक्ष को, सभी को चिंतन और मंथन के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इसमें हमारी भूमिका अहम होगी कि हम युवाओं का भविष्य कैसे सुदृढ़ करें, कैसे उनका साथ दें और देश को जो आगजनी है, जो आज देश जल रहा है, इसमें हम कैसे बचाएं, ये हम अपनी भूमिका के लिए आज दिल्ली में चिंतन और देखिए, उनको दिल्ली बुलाएं, दिल्ली से आगे कलकत्ता बुला लें। अब मुझे लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में जिस तरह का आपसी सिरफुटबॉल है, जिस तरह से आपसी सत्ता लोलुपता के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आपस में जिस तरह से गुटों में बटे हुए हैं, और मुझे लगता था कि उन्हें उत्तराखंड राज्य के अंदर एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। जनता के सरोकारों से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाना चाहिए था, सरकार को अच्छे सुझाव देने चाहिए थे ताकि जनता के अंदर उनकी सहभागिता बनती। लेकिन वो अपने स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ सिद्धि, सत्ता प्राप्ति के लिए मुझे लगता है कि अब वो उनका जो जहाज उत्तराखंड के अंदर है वो पूरा डूबने वाला है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, और इस मुलाकात के आखिर क्या है मायने। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवीन ठाकुर जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र सिंह आनंद जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, स्वागत है आपका। आरपी रतूड़ी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल, रतूड़ी साहब, अगर मेरे को आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है, तो सवाल यही है कि क्या जो दिल्ली तलब किया गया है, चलिए रतूड़ी साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल मेरे साथ रविंद्र सिंह जी शायद जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। रविंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस में जो हलचल, जो खलबली इस वक्त मची हुई है? क्योंकि कभी आपसी टकराव होता है, कभी एक दूसरे से नेता नाराज हो जाते हैं, कभी दिल्ली तलब कर दिया जाता है सभी विधायकों को। क्या समझ में आ रहा है आपको? कांग्रेस तो कह रही सब कुछ ऑल इज वेल है, ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। देखिए, ऐसा है कि हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो कांग्रेस में गुटबाजी है जी, जिसके चलते आपने और हमने देखा कि कांग्रेस द्वारा इतने बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर करण महाराज जी को प्रदेश अध्यक्ष के लिए लिया गया। उसके पीछे एक ही वजह थी कि जो बड़े नेता थे ये गुटबाजी कर रहे थे, चाहे उसमें हरीश रावत थे, चाहे प्रीतम सिंह जी थे, चाहे अन्य जो नेता थे, ये सब गुटों में बढ़ चुकी है कांग्रेस। और गुटबाजी के चलते अब कांग्रेस को ये भी चिंता है कि ये जो गुटबाजी है, जो कि आगे जो ये भी देखा जा रहा है कि आगे जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए भी अलग अलग गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। आपने देखा होगा हरीश रावत जी एकला चलो की नीति पर है। हरीश रावत जी अकेले ही लगे हुए हैं प्रदर्शन करने में, धरने में, आपने देखा होगा अकेला करते हैं। इसी तरह से कांग्रेस का जो एक धड़ा महानगर का है वो अलग करता है, जो दूसरे गुटों के हैं लोग वो अलग करते हैं। तो कहीं ना कहीं गुटों में बढ़ चुकी कांग्रेस इसमें बिखराव की ओर है और उसको समेटने की कोशिश पहला कारण। दूसरा कारण दिल्ली बुलाने का इन लोगों को ये भी हो सकता है कि जो ईडी का डर सता रहा है केंद्रीय नेतृत्व को, हो सकता है इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो। मुझे जो लगता है, हो सकता है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है
कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा हो कि भाई ईडी से कैसे निपटा जाएगा। तो ये दो मुख्य कारण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि इनको तलब किया गया है। अच्छा, ईडी का आपने जिक्र किया रविंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऊपर से बीजेपी ये कह रही है कि भैया जांच एजेंसियां जांच कर रही है, उसमें इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है, क्या धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है? आपको लगता है कि बेवजह से कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया जा रहा है? अगर किसी ने कोई गलत नहीं किया तो क्या आपको लगता है कि उसको डरने की जरूरत है? इस तरह से बैक सपोर्ट की जरूरत है? और इस बैक सपोर्ट से आपको लगता है कि अगर कोई आरोपी होता है, किसी ने कुछ गुनाह किया, तो बच जाएगा? देखिए, इस पर एक चीज तो क्लियर है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में ईडी है। और जिस प्रकार से चिन्हित नेताओं को नोटिस भेजे गए हैं, जो चिन्हित नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों या अन्य दलों के हों, उस तरह से ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दबाव की राजनीति की जा रही है और ईडी के माध्यम से ये एक संदेश दिया जा रहा है कि यदि जो हमारे अपोज में खड़ा होगा उसको हम किसी माध्यम से हम फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा पूर्व में कि जिस प्रकार से बसपा प्रमुख मायावती जी का एक जो रवैया रहा है राजनीति करने का और तेज तर्रार नेता रही है, वो पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि शांत हो चुकी है। जब से उनके पीछे ईडी वगैरह लगाई गई थी, तो एक ये केंद्र का मुझे लगता है एक छुपा हथियार भी हो सकता है। केंद्र इस बात को समझ रहा होगा कि कैसे इन नेताओं को पीछे किया जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है विकल्प रहित संकल्प, उस नारे के चलते मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पूरे ऑपोजिशन को खत्म करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है, जो कि देश और प्रदेश के हित में नहीं है। शंकर जी, लेकिन रविंद्र जी, आपने अभी एक चीज मुझे कही कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, आपसी गुटबाजी है और नेता एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर सवाल आपकी पार्टी पर भी उठता है। आपके तो जो सीएम फेस थे वो खुद छोड़कर चले गए, प्रदेश अध्यक्ष जो आपके थे वो छोड़कर चले गए, बाकी नेता आप लोगों को छोड़कर चले गए, तो सब कुछ ठीक तो आपकी पार्टी में भी नहीं है, ये भी वो आरोप लगाते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में हम जो चुनाव लड़े हैं और हमने अभी ये देखने में आ रहा है कि अगले जो कुछ वर्ष हैं वो संघर्ष के हैं। संघर्ष के वर्षों में वही आदमी पार्टी में रहता है जो संघर्ष करना जानता है। जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रलोभन दिया गया हो, जिस व्यक्ति को प्रलोभन की इच्छा हो, वो व्यक्ति ही पार्टी छोड़ता है। और ये आम आदमी पार्टी में नहीं है, ये कांग्रेस में भी है, ये अन्य दलों में भी है। साथ ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है कि वो अपनी जो सामने पार्टी होती है उसके नेताओं को संपर्क में रहते हैं, उसके नेताओं को प्रलोभन देने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता है कि अगर उनके कोई काम धंधे हैं तो उस पर इफेक्ट डालने का काम भी जरूर भारतीय जनता पार्टी करती है। तो देखिए, राजनीति वही व्यक्ति कर सकता है जो निडर हो, स्वतंत्र हो। और यदि किसी का सरकार के साथ कोई ऐसा काम है कि उसको लगता है कि सरकार की आवश्यकता होगी, तो फिर वो विपक्ष में रह करके राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन नेताओं का जो मोह भंग रविंद्र जी हो रहा है, चाहे आपकी पार्टी से हो रहा है चाहे बीजेपी से हो तो रहा है ना, इस बात को माना जाएगा ना। पहले जो नेता आपकी पार्टी से, आपकी नीतियों से खुश थे, उनको लगता था कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, अब उन्हें लग रहा है कि भैया ये बहुत लंबी लकीर है एक, जिसको पाटना इतना आसान नहीं है। उत्तराखंड में दो पार्टियां महत्वपूर्ण हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनसे लड़ाई इतनी आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने एक रास्ता चुन लिया कि हवा का रुख जिधर है उधर चला जाए तो बेहतर होगा। मैंने भी उसी बात को कहा है कि अभी आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में संघर्ष है। दिल्ली में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पंजाब में हमने बहुत अच्छा किया, हरियाणा हिमाचल में भी हम अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में अभी कुछ समय जरूर लगेगा। और जो व्यक्ति टिका रहता है वही पार्टी की नजर में मुझे लगता है ठीक रहता है। और जो इस प्रकार के लोग होते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आए और चुनाव लड़ करके चले गए, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ऐसे अवसरवादी लोगों से पार्टी को बचना चाहिए।
और पार्टी को आगे के लिए सीख लेनी चाहिए ऐसे अवसरवादी जो लोग होते हैं उनसे। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कर्नल कोटियाल जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भी हमारे कुछ नेताओं ने थामा, तो उससे ये भी समझ में आता है कि ये लोग सत्ता लोलुप लोग हैं। तो देखिए, सत्ता के जो लोलुप लोग हैं वो सत्ता की तरफ भागते हैं। ठीक है। आरपी रतूड़ी जी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। रतूड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ अभी आम आदमी पार्टी से रविंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से अभी कोई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली तलब किया गया सभी विधायकों को, नेताओं को, क्या इसके पीछे वजह है? क्या इस मुलाकात के मायने निकाले जाएं? क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये कह रही कि ऑल इज वेल नहीं है कांग्रेस पार्टी में, आपस में ही लड़ाई है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली में है जी, और जब आदरणीय मोदी साहब ने देश को अग्निपथ पे डाल दिया है, अंगारों के पथ पे डाल दिया हो, ऐसे समय पर कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में, मजबूत भूमिका में नहीं दिखाई देगी तो देशवासियों के साथ अन्याय होगा। ऐसे में निश्चित तौर पर, क्योंकि हम वो पार्टी है जिसने देश की आजादी में कुर्बानी दी, तो देश आज अगर जल रहा हो, देश आज हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में दिख रहा हो, ऐसे समय पर अगर कांग्रेस चिंतन और मंथन नहीं करेगी तो ये देश के साथ भी अन्याय होगा और जनता के साथ भी अन्याय होगा। हम राजनीतिक पार्टी है, अगर हम उन मुद्दों पर चिंता व्यक्त नहीं करेंगे, हम मंथन नहीं करेंगे, तो ये हमारी भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह होगा। इसलिए हमको एकजुट होकर के हमने अपने मुख्यालय पर अपने सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सभी नेताओं को, जो हमारे अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम लोगों को बुला करके मंत्रणा कर रहे हैं कि हम पहले देश को कहना, भाई देश जरूरी है, युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। आज उनको लग रहा है कि जिस तरह से हमसे रोजगार के बातें कही गई थी, आज वो प्रश्न चिन्ह पे खड़े हो गए। तो जब अग्निपथ पर आदरणीय मोदी साहब ने इस देश को डाली दिया, तो हमारी भूमिका है कि हम उस अग्निपथ से इस देश को कैसे बाहर निकालें, कैसे उन युवाओं को उन अंगारों से बाहर निकालें, ये हमारी जरूरत है। हम इसके लिए चिंतन और मंथन के लिए दिल्ली में खटे। ठीक है रविंद्र जी, आप देखिए, अब आप रतूड़ी साहब ने जवाब दे दिया कि चिंतन मंथन होगा, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत है। उसका मसला अपना है पार्टी का, इस तरह की कोई बातें नहीं है जो कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिर्फ अटव्वल है, कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह है, एकजुटता नहीं है। रतूड़ी जी कह रही कि ऑल इज वेल है। देखिए, जो पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम है ना, रतूड़ी जी से मैं सामने ही कहना चाहूंगा, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं कांग्रेस के और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं। तो ये जो ईडी का जो मामला बाहर आया है और जिस प्रकार से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी को टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है इसको लेकर के कोई ना कोई स्ट्रेटजी जरूर कांग्रेस बना रही है, जिसके चलते दिल्ली तलब किए गए हैं। हो सकता है कि और प्रदेशों से भी लोगों को बुलाया गया हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय पूरे देश की निगाह जो है वो ईडी के चलते सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर है। कल भी उनसे पूछताछ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, ये मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय भी होना चाहिए। और ये मैं बड़े मतलब आराम से इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि ये जरूर एक मुद्दा होना चाहिए कांग्रेस के लिए कि आगे की जो भविष्य की राजनीति है कांग्रेस की उत्तराखंड में, उसको बचाने के लिए गुटबाजी को कैसे समाप्त किया जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनका और प्रदेश के नेताओं का समन्वय भी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये रतूड़ी जी भी मानेंगे। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते रहते हैं कि इनके कांग्रेस के बड़े नेता सीधा सीधा अपने प्रभारी पर उंगली उठाते रहते हैं। तो इससे एक बात ये जाहिर है कि देवेंद्र यादव जो कि प्रभारी हैं और जिनका काम है दिल्ली और देहरादून के बीच में ब्रिज का काम करना, वो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।
जिसके चलते प्रदेश के जो नेता हैं, जैसे मैं सीधा नाम लूं, प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए काफी काम किया है, वो सीधा सीधा आरोप लगाते दिख रहे हैं कि देवेंद्र यादव को हटाओ, बल्कि वो मांग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर भी एक मंथन हो सकता है, इन तीन के अलावा और कोई बात। ठीक है, रतूड़ी साहब सहमत हैं आप रविंद्र जी की बातों से? देखिए, रविंद्र को जानकारी होनी चाहिए कि केवल उत्तराखंड के नेताओं को नहीं बुलाया गया है, बल्कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जितने भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष गण हैं, इन सबको बुलाया गया है। केवल उत्तराखंड से बुलाया गया होता तो शायद इनकी शंका, मैं कहता कि शंका है। अरे केवल उत्तराखंड पर ना आकर के आज जो ज्वलन मुद्दे पर अगर आप आम आदमी पार्टी भी कहती कि जिस तरह से भारत को युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा, इन मुद्दों को लेकर हम आ रहे हैं, तो आप ज्यादा बेहतर होता क्या विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे होते। आप उत्तराखंड की कांग्रेस पर आ रहे हैं, तो ये मैं कहूंगा कि आज ज्वलंत मुद्दा भारत का है, भारत के युवाओं के भविष्य का है। बड़ा मुद्दा वो है उत्तराखंड में क्या हो रहा है, ये चिंता का विषय 5 साल का है। अभी हम 5 साल विपक्ष में है बैठे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ अध्यक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है, यहाँ का मुद्दा अभी गौण है। समय भारत का मुद्दा सर्वोपरि है कि भारत के युवा आज नहीं, अगर अग्निपथ का विरोध, अग्निपथ योजना का रतूड़ी साहब विरोध हो रहा है, तो सरकार ने उसके फायदे भी गिनाए हैं, कहा कि 4 साल के बाद उनको किस तरह से प्राथमिकता दी जाएंगी अलग अलग जगहों पर, वो पूरा खाका तैयार कर लिया सरकार ने। तो फिर दिक्कत कहां पर है? और दूसरा रतूड़ी साहब उनका यह है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, सेना प्रमुख जो थे सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम यंग आर्मी चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है कि आज राजनीतिकरण सेना का भी कर रहे हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए आप वर्दीधारियों की, जो हमारे सेना का, जिन पर पूरा भारतवासी गर्व करता है, भाजपा अपनी कमी छुपाने के लिए आज हमारे वर्दीधारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। ये भाजपा की कमी को छुपाने के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे अच्छाई और बुराई तो वो युवा समझ रहा जो 2 साल से पहली की तैयारी कर रहा था, जिसको मालूम था कि मेरा मेडिकल भी हो चुका है, मेरा रिटर्न भी हो चुका है। 70,000 युवा है जिनको लग रहा था कि आज हमको हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और आपने उनको निरस्तीकरण का पत्र थमा दिया। आज उनका भविष्य दांव पर है, और आप सेना को अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने भले के लिए अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो सीधा होगा कि जो शंका हम जाहिर कर रहे हैं, आप सफाई देने के लिए आपको सेना की वर्दी को प्रयोग करना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्मनाक है। ठीक है सर। शादाब शमसी मेरे साथ शायद जुड़ चुके हैं। शादाब जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। स्वागत है आपका। थोड़ा आप लेट जुड़े हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो विधायकों को तलब किया गया है दिल्ली में, रतूड़ी साहब कह रहे हैं कि न सिर्फ उत्तराखंड, पूरे अलग अलग जगहों से विधायकों को बुलाया गया है, उसमें हम चर्चा करेंगे कि मौजूदा जो हालात हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अग्निपथ योजना का जिस तरह से विरोध हो रहा है उसको लेकर, और राहुल गांधी से जो ईडी की पूछताछ हो रही है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा वहां पर हो। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में सिर्फ टव्वल है, कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के आपस में ही गुटबाजी की वजह से कांग्रेस के विधायकों को वहां पर दिल्ली तलब किया गया है कि भैया एकजुट रहिए, अब कम से कम ये वक्त है एकजुट रहने का। क्यों आपको ऐसा लगता है शादाब साहब, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस में सिर्फ टव्वल है? क्योंकि वो भी 10 उदाहरण आपके पार्टी के, आपके नेताओं के गिना देंगे आपको अभी, लेकिन उनका ये मसला है, वो कह रहे हैं कि मुलाकात होने दीजिए, हमारी पर्सनल बात है, बातचीत हो रही है, चाहे हम किसी भी मुद्दों को लेकर करें। इसमें समस्या क्या है बीजेपी को? देखिए, पर्सनल मुद्दा राजनीति में कोई नहीं होता, सब सार्वजनिक मुद्दे हैं, और ये सवाल है एक भ्रष्टाचारी परिवार को बचाने का। ईडी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार में पूछताछ कर रही है, और ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग जेल जाएंगे,
तो इसलिए लोगों को समझ में आ गया है कि अब किस तरह से हम और प्रेशर पॉलिटिक्स करके गांधी परिवार को इस प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकाल सके। केवल और केवल गांधी परिवार तक सीमित हो गई है कांग्रेस, और इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ उत्तराखंड में जो देखने के लिए मिला, कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, हमने कभी ये नहीं माना कि वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, और वो अच्छे लोग अब पूरी तरह से कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। इसलिए जब ईडी के ऑफिस के सामने धरना देने की बात हुई तो वहाँ 100 लोग भी नहीं जुटा पाई कांग्रेस। इसका मतलब कांग्रेस उत्तराखंड में ये बात मान ली गई है कि गांधी परिवार भ्रष्ट परिवार है, और उसका साथ देने के लिए कांग्रेस के जो ईमानदार लोग हैं वो भी अब तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ टोवल कांग्रेस के अंदर चल रहा है। हाँ, गांधी परिवार ये जरूर चाहता है कि जो उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझता है अपनी, तो उनके चाहने वाले और वो लोग ये चाहते हैं कि वो परिवार किसी कीमत पर भी जो गांधी परिवार के साथ नहीं है उसका कांग्रेस से कोई लेना देना ना हो, उसे किनारे लाइन पे डाला जाए। और जो गांधी परिवार की चाटुकारिता करते आए हैं, जो एथिक्स की राजनीति नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को कमान दी जाए। तो जो लाइनअप है वो केवल और केवल इतना है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के भ्रष्टाचार से मुंह मोड़ने के लिए अग्निपथ का विरोध हो रहा है, अग्निवीरों का विरोध हो रहा है। उनको जो करना पड़ेगा कांग्रेस को, वो बैकडोर से तमाम काम करेगी, क्योंकि उनका काम केवल और केवल भ्रष्टाचार में जो गांधी परिवार संलिप्त है उसे कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर उनकी निगाह है। और केवल इसी को सेंटर रखते हुए तमाम रणनीति बनाई जा रही है कि कांग्रेस डूब जाए तो डूब जाए, गांधी परिवार बच जाए। नहीं, रतूड़ी साहब ने अभी एक आरोप लगाया, आप शादाब साहब वो कह रहे हैं कि आप सेना का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब सेना को आगे आना पड़ रहा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। ये इनके सवाल उठाने से कुछ नहीं होता, जनता ने इनके सवाल भी उठा लिए और इनको जवाब भी दे दिया है। इनका जिस तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक सैनिक के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, तमाम सैनिक खड़े हो गए। ये वो लोग हैं, 4 दिन पहले मेरी डिबेट में कांग्रेस के नेता कह रहे थे, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि ये 4 साल बाद ये आतंकवादियों का टूल बनेंगे। इन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक 80 के दशक में कहीं ना कहीं उसके आतंकवादियों के सामने साथ जाके मिल गए। कितना बदनाम कर रहे हैं पूर्व सैनिकों को। अपने युवाओं के ऊपर आपको शक है, जो राष्ट्र पे अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार है, आप उसकी डिग्निटी के ऊपर, उसकी ईमानदारी के ऊपर, उसकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस कितना नीचे गिर सकती है गांधी परिवार को बचाने के लिए। मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है गांधी परिवार की। G22, 23 बना, उसमें क्या हुआ, छोड़ के ही जाना पड़ा कपिल सिब्बल को, और कोई रास्ता नहीं था। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का विरोध हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सा जवाब देंगे। जानती है, सिर्फ चाटुकार लोग रह जाएंगे, उनकी गिनती धीरे धीरे कम हो रही है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो छोड़ के लगातार भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, और आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को एक गाथा सुनाया करेंगे, एक थी कांग्रेस पार्टी। आरपी रतूड़ी जी, देखो, शादाब हमसे बहुत बड़बोले बोलते हैं। मैं जरा इन्हें समझाना चाहता हूं कि 60 साल तक हिंदुस्तान की जनता ने आपको राष्ट्रवादी नहीं माना था क्या? आखिर क्या वजह थी आपको बाहर किया? क्यों आपको जनसंघ खत्म करनी पड़ी? अरे राष्ट्रवाद उनसे नहीं सीखा जाएगा जो अंग्रेजों के मुखबिर थे। ये हमें मत सिखाओ कि राष्ट्रवाद क्या होता। हमने कुर्बानियां दी। देखो, बीच में नहीं बोलोगे, अगर बीच में बोलोगे की पार्टी हमें अंग्रेजी ना सिखाए। हमने देखा है देश को, हमने देखा है जिस तरह से भारत के टुकड़े अंग्रेजों के मुखबिरों, चाटता था, अंग्रेजों के मुखबिरों, तुम मुखबिर हो, तुम अंग्रेजों के मुखबिर हो, तुम राष्ट्रवाद में आज भी आज क्या हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, क्या हुआ भगत सिंह, पुलवामा में के साथ 45 सैनिक केवल सत्ता पाने के आत्महत्या की बात करते, आत्महत्या की बात करते हो। मुखबिर तो माफी मांगते हो, मुखबिर बने बैठे रहे वाले तो फांसी के तख्तों में चूम गए और बिना लाठी डंडे खाए, जो सत्ता भोग रहा था परिवार, वो था 45 हमारे नौजवानों को राजनीति का
अंग्रेजों का दलाल हमारे परिवार भारत के किसानों को भगा दिया अपनी हरदर्मी के लिए। हमने कुछ नहीं किया, हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आहुतियां दी है। हम आम हिंदुस्तानी के रूप में लड़े हैं। एक परिवार केवल राजतंत्र के लिए जो कुर्बानियां हमारे नेताओं की दी, हम सब लोग इतिहास जानते हैं। आपने अपना इतिहास लिख दिया, अब नया इतिहास, सच्चा इतिहास लोगों के सामने आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि जो छल आपने किया था उसकी सजा आपको मिल रही है। आज भी उनका वो बयान है, बात करो, आपको किसी अग्निवीर से, किसी फौजी से मतलब नहीं है। फौजियों के पैर चल रहे थे, जूते नहीं दे पाया, की फौजियों की बात कर रहे हो आप। आपको दर्द है धर्म सिखाने के लिए आपकी सरकार थी, मेरे फौजियों के पास जूते नहीं थे, उनके पैर चलने लगे थे जूतों से जूते ना होने की वजह से। अगर आपको चिंता होती, चले ठीक है शादाब साहब और अतुल साहब, ये मेरे पास वक्त नहीं है सर, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन एक बड़ा मसला है अग्निवीर वाला। आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में खूब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां सरकार ये कह रही है कि बेहतर है 4 साल की जो सर्विस है उसके फायदे भी गिना रही है, लेकिन पूरा जो विपक्ष है लामबंद है, एकजुट है, सरकार को घेर रहा है, इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शादाब साहब, आरपी रतूड़ी जी और रविंद्र सिंह जी, आप तीनों ने वक्त दिया, शुक्रिया। वक्त की कमी है इसीलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है और दूसरा जो आरोप लग रहा है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए आपसी गुटबाजी को किस तरह से कम किया जाए, कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए, शायद इसको लेकर चर्चा हो। लेकिन विपक्ष को लेकर भी सवाल कई सारे उठा रहा है सत्ता पक्ष पर कि बेवजह मामले को तूल देने की कोशिश दरअसल की जा रही है। सवाल यह कि क्या कांग्रेस ऑल इज वेल है। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।